देखो क्वेश्चन देखो, पहला दिया हुआ है, हाँ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो समझने की बात है, अगर अपने को कहे, अब समझो नहीं तो फिर मार्क्स ऐसे ही कटेगा। फोकल लेंथ इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, तो F इक्वल टू 32 सेंटीमीटर हमने ले लिया, ठीक है। ध्यान से समझना, ये अलग चीज़ है, बुक में जो दिया है वो अलग है। बुक में जो कह रहा है, कहाँ कर रहे हो, बुक में जो कहा है वो देखो, ये कहा है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, समझ गए, समझे। यहाँ अगर दे फोकल लेंथ तो अपने को यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाना है, जैसे एक क्वेश्चन पीछे था एग्जाम्पल, समझ गए। तो यहाँ पे डायरेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर निकालें, फोकल लेंथ निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। जाओ बालक, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 32 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स का अगर निकालना है तो कॉन्वेक्स के लिए अपने को ध्यान देना है, प्लस माइनस साइन जरूर लगाना है, समझ गए। तो कॉन्वेक्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस का होता है, किसका, प्लस का, समझ गए। तो F इक्वल टू हो जाएगा R/2 मतलब प्लस का 16। क्या कर रहे हो, प्लस का 16 सेंटीमीटर, इसका हाफ। अगर यहीं पर कॉनकेव मिरर कहता तो हम R माइनस में लेते, किसमें, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस इधर रहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस साइड रहती है, इसलिए कॉनकेव में फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ सब माइनस में होता है, समझ गए। नहीं समझे, डंडा निकालूंगा मैं, बहुत मारूंगा पालक, आई पूछूंगा तो। ये फर्स्ट में यही आंसर है। सेकंड देखो उसका, सेकंड में देखोगे क्या कहा है, सेकंड में निकालना पड़ेगा डंडा। एक कॉनकेव मिरर, a concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter from it, 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, समझ गए। हाँ वही मतलब, मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर रखा है ऑब्जेक्ट। देखो मिरर कौन सा है, कॉनकेव, कौन सा है, कॉनकेव। तो मैग्निफिकेशन, अब ध्यान से समझो, मैग्निफिकेशन 3 टाइम है, कितना है, 3 टाइम। और रियल इमेज बन रही है तो रियल के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा माइनस होता है, किसका, माइनस। तो अगर हम मैग्निफिकेशन लिखें m, तो रियल के लिए क्या रहेगा, रियल के लिए m क्या होगा, माइनस, और वर्चुअल के लिए कैसा होगा, वर्चुअल के लिए m प्लस का होगा, समझ गए। प्लस का क्यों होगा, क्योंकि रियल में इमेज उल्टी बनती है, कैसी, इन्वर्टेड बनेगी,
मैग्निफिकेशन जो होगा m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से देख लो, कर नहीं पाओगे तो इमेज उल्टी जब बनेगी तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, तो ये माइनस हो जाएगा रियल के लिए। रियल में इमेज यूनाइटेड ही बनती है। कर क्या रहे हो तुम, समझ गए? और वर्चुअल में सीधी बनेगी तो ये भी प्लस ये भी प्लस, इसलिए प्लस रहेगा। तो यहाँ दिया है कि मैग्निफिकेशन 3 टाइम है, मतलब 3 दे दिया, माइनस का 3 मैग्निफिकेशन दे दिया है, समझ गए? तो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा प्लस माइनस, अगर एक भी गड़बड़ लिखोगे आंसर नहीं आएगा। अब u दिया है, u हमेशा 100% u माइनस होता है, माइनस का 10 सेंटीमीटर u दिया है। अब वो सवाल क्या है, कह रहा है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब v बतानी है, इमेज डिस्टेंस क्या बतानी है, v। समझ गए? रख दो, नहीं तो ले लूंगा, दूंगा नहीं बालक मैं। तो v बताना है तो हम मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाएंगे, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। कल पढ़े थे, m की वैल्यू दी है -3 माइनस वी, u कितना है अपने पास माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, 10 का इधर इंटू, v इक्वल टू आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो जो पोजीशन हुई इमेज की, समझ गए? इमेज पोजीशन जो हुआ वो कितना हुआ 30 सेंटीमीटर, समझ गए? ये हो जाएगा, आया समझ में कि नहीं? तो अभी पूछूंगा कैसे आया है, आके करो, आ जाओ। हाँ, वो तो माइनस तो ये बताता है कि किधर बना है, बाकी तो 30 ही लिखते हैं, समझ गए? माइनस केवल ये बताता है किस साइड बना हुआ है। आ जाओ, चलो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना थी लाइट की, ऐसे ही रिफ्रैक्शन भी एक फिनोमिना है लाइट की। ये अपने को कब दिखता है, ध्यान से इधर देखो। जैसे लाइट जब ट्रेवल करती है, लाइट किसी एक मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करेगी लाइट, जैसे हवा में ट्रेवल करती है, वैक्यूम में ट्रेवल करती है, तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड फिक्स है, समझ गए? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब लाइट दूसरे, जैसे हवा में अगर हम लोग लेते हैं लाइट की स्पीड, तो इससे थोड़ा सा कम होता है 2.9 करके, तो उसको हम 3 ही मान लेते हैं। तो वैक्यूम एयर की दोनों की सेम मानते हैं, जबकि एयर में लाइट की स्पीड कम है थोड़ी सी, समझ गए? तो होता क्या है कि लाइट की रेज जब जाती है दूसरी जगह, जैसे यहाँ पर एयर है और यहाँ पे वाटर है, तो ये देखा गया कि अगर लाइट की एक रे आ रही है तो एक मीडियम में एक ही स्पीड से चलती है, जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर करती है ये, तो अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा मुड़ जाती है। जानी चाहिए थी इधर, लेकिन चली गई दूसरी तरफ, मतलब सीधे नहीं गई, नहीं समझ पाए? उसका ओरिजिनल पाथ क्या हुआ, चेंज हो गया। तो यही ओरिजिनल पाथ का चेंज होना ही कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, समझ गए? क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
उसका ओरिजिनल पाथ चेंज होना। तो कैसे लिखेंगे हम? व्हेन रे ऑफ लाइट, लिखो व्हेन रे ऑफ लाइट passing through one transparent medium to another transparent medium, then ray of light deviate या बेंड लिख लो, रे ऑफ लाइट डेविएट रे ऑफ लाइट डेविएट इट्स ओरिजिनल पाथ, फ्रॉम ओरिजिनल पाथ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो जो इच्छा। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। यही मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? हाँ, नहीं समझ पाए? नहीं समझे? समझ के चीज़ों को याद करो ताकि वहाँ लिखते वक्त परेशानी ना हो। नहीं समझ पाए? नहीं तो चला डेफिनेशन ही याद करते करते टाइम बीत जा रहा है तो कोई मतलब है नहीं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है। तो ये दो तरीके से बेंड होती है। देखो तो ये बेंडिंग के कॉजेस क्या हैं? लाइट बेंड क्यों होती है? समझ गए? अगर आ जाए कि लाइट बेंड क्यों होती है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन क्यों शो होता है, तो लाइट के रिफ्रैक्शन का कारण है लाइट की स्पीड का चेंज होना। लाइट की स्पीड का चेंज होना। समझ गए कि नहीं? समझ गए? लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जा रही है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड क्यों हो रही है? तो उसका कॉजेस क्या है? चेंज स्पीड ऑफ लाइट। समझ गए कि नहीं? फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अगर एक मीडियम में, जैसे एक मीडियम है, इधर मान लो एयर है, इधर क्या है? वाटर है, तो वाटर ज़्यादा डेंसर है कि एयर? डेंसिटी होती है तो उसे कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर। क्या कहते हैं? डेंसिटी अलग चीज़ है, डेंसिटी ये अलग है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है। ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब, लाइट डेंसिटी का मतलब तो क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम। समझ गए कि नहीं? वो वाला डेंसिटी नहीं है ये। ऑप्टिकली डेंसिटी का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनो, ऑप्टिकल डेंसर का मतलब ये होता है कि लाइट की स्पीड से रिलेटेड है। लाइट की स्पीड जिसमें ज़्यादा रहेगी वो ऑप्टिकल डेंसर कम होगा, जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी वो ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा। नहीं आया? नहीं आया? आ गया? तो हम ऑप्टिकली डेंसर बताओ कौन है इसमें? वाटर है कि एयर है? तो वाटर है कि एयर है? एयर में लाइट की स्पीड और वाटर में लाइट की स्पीड, बताओ लाइट की स्पीड किस में ज़्यादा होगी?
ऑप्टिकली डेंसर कौन है? वाटर ज़्यादा डेंसर है, वाटर ज़्यादा डेंसर है। नहीं समझ पाए क्या? तो इसीलिए कहेंगे कि ये डेंसर मीडियम है। कौन सा है? डेंसर। और इसे क्या कहेंगे? रेयरन मीडियम। क्या? रेयरन मतलब समझ गए ना? और ये ऑप्टिकली है, टीचर कहे या न कहे तुम समझ जाओगे। ऑप्टिकल डेंसर है मतलब लाइट के हिसाब से डेंसर है। समझ गए कि नहीं? और ये रेयर है। रेयर मीडियम का मतलब पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। समझ गए? अब किसमें स्पीड ज़्यादा होगी? तो लाइट की स्पीड, वाटर में लाइट की स्पीड कम है, एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा है। एयर में लाइट की स्पीड क्या है? ज़्यादा है। समझ गए? तो स्पीड ऑफ लाइट किसमें? इन वाटर कम होती है एयर के रिस्पेक्ट में। समझ गए? इससे ये पता चलता है कि वाटर ज़्यादा डेंसर है। वाटर क्या है? ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, जिसमें स्पीड, ध्यान से सुन लो बालक, लाइट बहुत हार्ड है, जो ध्यान से नहीं सुनेगा। इससे एक सवाल हर साल पेपर में आता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से। समझ गए? अब ये देखा गया कि लाइट दो तरीके से जा सकती है, या तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, या फिर रेयरर से किस में जा सकता है? डेंसर में। तो लाइट एक जगह, जैसे इधर से इधर आ रहा है वाटर में, तो लाइट की स्पीड कम होगी। समझ गए? और वाटर से एयर में जा रहा है तो लाइट की स्पीड क्या होगी? तो कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है कि रेयर है, वो डिफाइन होगा किससे? लाइट की स्पीड से। समझ गए? तो रिफ्रैक्शन का कॉजेस क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन में लिख लो, लिख लो कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन ड्यू टू चेंज ऑफ, कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन में लिख लो, क्या लिखोगे? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है। यही कारण है कि लाइट जो है अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, और यही है रिफ्रैक्शन। समझ गए कि नहीं? मतलब रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर। बस इतना ही लिखना है। समझ गए? आया कि नहीं? अब ध्यान से सुनो, लाइट दो तरीके से जा सकती है, एक तो डेंसर से रेयर में, और एक रेयर से डेंसर में। समझ गए? तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ डेंसर मीडियम है। क्या है? डेंसर। इधर मान लेते हैं रेयर मीडियम है। रेयर मतलब समझ गए ना? अब एक और बना देते हैं, इधर मान लेते हैं रेयर मीडियम है, इधर मान लेते हैं डेंसर मीडियम है। टीचर भी अगर डेंसर डेंसर कह रहा है, समझ जाना वो ऑप्टिकली डेंसर की बात हो रही है। समझ गए कि नहीं? इस चैप्टर में अब देखो दो केसेस हैं। अब देखा गया प्रैक्टिकली करके कि रे ऑफ लाइट आई, तो ये क्या हुआ? रेयर है तो यहाँ लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी कि यहाँ? लाइट की स्पीड नीचे वाले में ज़्यादा होगी कि ऊपर वाले में? हाँ, लाइट की स्पीड यहाँ ज़्यादा होगी कि यहाँ ज़्यादा होगी? नीचे वाले में क्यों होगी? हाँ हाँ, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा रहेगी। जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा रहेगी उसमें लाइट अवे टू नॉर्मल जाता है। ये नॉर्मल है। क्या है? समझ गए? जैसे उसमें नॉर्मल रहता था, किसमें? किसमें? रिफ्लेक्शन में परपेंडिकुलर रहता है सरफेस पर, नॉर्मल। ये क्या है? इंसिडेंट रे।
अब इधर लाइट अवे टू नॉर्मल जाएगी, किधर जाएगी? नहीं समझे, ये रे किधर चली गई? अवे टू नॉर्मल, नहीं आया, समझ गए? नॉर्मल से दूर गई है, ये कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है ये? रिफ्रैक्टेड। क्या है? वहाँ रिफ्लेक्टेड था, ठीक है? अरे समझ गए? ये अवे टू नॉर्मल चली जाएगी, यहाँ पे एक एंगल बनता है आई। आई क्या है? एंगल ऑफ, हाँ, इंसिडेंस। यहाँ पे आर बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से देखने से क्या मिला तुम्हें? यहाँ देखने को मिला कि अगर लाइट की रे ऑफ लाइट अगर डेंसर से रेयर में आ रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है, किससे? समझ गए? यहाँ लाइट की स्पीड कम होगी, यहाँ लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी रे अवे टू नॉर्मल जाएगी। समझ गए कि नहीं? नहीं समझ पाए? उसमें आर बड़ा होगा आई से, ठीक है? अब यहाँ पे लाइट आई डेंसर से रेयर में आना चाहती है, बाकी ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, सेम वैसे ही। तो ये जाना चाहती है ऐसे, लेकिन ऐसे न जाकर ये टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है। किधर बैंड हो जाती है? और ये किधर बैंड हुई थी? अवे टू नॉर्मल। ये बैंड होगी किधर? बैंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी, बैंड होगी। तो यहाँ पर ये आई रहेगा, ये आर रहेगा, तो यहाँ पे आर जो है छोटा रहेगा किससे? आई से। समझ गए? ऐसा रहेगा। आ गया रिफ्रैक्शन समझ में? तो दो तरीके से होगा, या तो लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी या रेयर से डेंसर में। पेपर में कुछ भी आ जाएगा बालक, ऐसा मत सोचो कि याद करके चले जाएंगे, 9th जैसा मत समझो, कुछ भी अंदर से आ जाएगा बुक के, ठीक है? तो ऐसा आज हो जाता है। समझ गए? रिफ्रैक्शन आया समझ में कि नहीं? अब रिफ्रैक्शन के कुछ डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम लोग क्या कर रहे हो? चलें आगे। जैसे रिफ्रैक्शन की वजह से ग्लास है, ग्लास में पानी है, पानी में तुम अपना हाथ डालोगे, तुम्हारा तो हाथ मोटा मोटा दिखता है। तुम्हें देखा है कभी? हाँ, ग्लास स्लैब है, कहीं ऑफिस में जाओगे, ऐसे टेबल पर ग्लास स्लैब मतलब मोटा ठीक से ऐसे ग्लास रखा रहता है, नीचे कुछ रखा रहता है, तो उसके अल्फ़ाबेट बड़े बड़े दिखते हैं, मोटे मोटे ऊपर ऊपर दिखते हैं, नहीं दिखते हैं? हाँ, ऐसा लगता है ऊपर है। नींबू डाल दोगे पानी में तो थोड़ा बड़े साइज का दिखने लगता है, ऊपर साइज का दिखने न। तुम जाना बाल्टी में पानी भर लेना, एक सिक्का डालना पानी में, पानी में तुम सिक्का डालोगे और सिक्कों को देखोगे न, तुम ऐसे पकड़ना चाहोगे सिक्कों को, तुमसे पकड़ाएगा नहीं, तुम्हें लगेगा सिक्का ऊपर आ गया है, ऊपर दिखता है। कहाँ दिखता है? ऊपर की तरफ। नहीं समझे? जैसे देखो, जैसे यहाँ पर है, तुमने यहाँ एक कॉइन रख दिया, इसमें वाटर भरा हुआ है, तुम्हें ये सिक्का यहाँ नहीं दिखेगा, तुम इधर से देखोगे तो कॉइन इधर दिखता है। समझ गए? थोड़ा सा ऊपर दिखता है। इसीलिए तुम कभी भी ऐसे हाथ डालोगे ना, तुम्हें लगेगा कि हाथ डालते ही यहाँ मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें और अंदर हाथ डालना पड़ता है तब उसे मिलता है। समझ गए? ऐसे ही कभी हम नदी में तालाब के किनारे जाते हैं, तुम्हें देखने में लगता है कि तली ऐसे ही ऊपर है, लेकिन उससे ज़्यादा गहरा रहता है वो। समझ गए कि नहीं? तो ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से।
बुक में एक एक्टिविटी में ये कहा गया है, एक बॉल ले लो, मतलब कोई भी ऐसे कटोरी ले लो, यहाँ पे सिक्का रखो, क्या रखो, कॉइन रखो, क्या रखो, सिक्के रखो, और इस बॉल को धीरे 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 अपनी आँखों से दूर ले जाओ, धीरे 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 धीरे। जब तुम्हें दिखना बंद हो जाए, नहीं समझ पा रहे हो, जैसे ऐसे मैंने रखा, जैसे इस पे ऐसे रखा हमने और टेबल पे और रखा और ऐसे ऐसे ले जा रहे हैं, एक समय तो ऐसा आएगा ना सिक्का दिखना बंद हो जाएगा अपने को, क्योंकि वो सिक्का नीचे है, ये रोकने लगेगा, नहीं समझे। ऐसे धीरे धीरे ले जाएंगे तो एक समय आएगा ये दिखना बंद हो जाएगा। तब उस एक्टिविटी में ये कहा गया है कि अपने किसी फ्रेंड से कहो इसमें पानी डाले, क्या करे, जैसे ही वो पानी डालना चालू करेगा, जैसे ही ये पानी डालेगा तो एक समय के बाद सिक्का अपने दिखने लगेगा फिर से वहीं पर। नहीं समझे कहानी क्या है, समझ गए ने। जैसे इसको पहले खाली था, इसको दूर ले जाओगे तो पहले तुम्हें दिख रहा था, ये ऐसे ऐसे तो दिख ही रहा था ना, दूर ले जाओगे एक समय आएगा ये सिक्का दिखना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे ले जाना है। जैसे सिक्का दिखना बंद हुआ ना कॉइन, वैसे ही रुक दो उसको, फिर उसमें किसी से कहो उसमें पानी डाले, फिर तो तुम्हें सिक्का दिखने लगेगा। तो ये सब रिफ्रैक्शन का गेम है, नहीं समझ पाए, किसका है, रिफ्रैक्शन की वजह से चीज़ें दिखने लगती है। अब रिफ्रैक्शन की वजह से चीज़ें कैसे दिख रही हैं, जैसे वहाँ पर कैसे दिख रहा है, ऊपर कैसे दिख रहा है, तो देखो मैं बताता हूँ, चलो बता देता हूँ मैं। इसमें अभी एक गिलास अगर होगा तुम्हारे पास, तो उसमें कोई भी पानी भर के कोई भी स्टिक डाल देना, पेंसिल कुछ भी डाल देना, तुम देखोगे ये ऐसा नहीं दिखेगा तुम्हें, ये थोड़ा सा ऐसा मुड़ा हुआ दिखेगा। देखना आज डाल के, ये थोड़ा सा ना तुम्हें ऐसे बाहर से ये ऐसे रहेगा और यहाँ के बाद ये ऐसे मुड़ा हुआ दिखेगा, समझ गए, ऐसे दिखेगा, देखना तुम, मतलब यहाँ से अलग दिखेगा उसका पोर्शन। तो ये सब रिफ्रैक्शन के कॉजेज है, समझ गए कि नहीं, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है चीज़ें, समझ गए, नहीं समझे, नहीं समझे। तो अब देखो जैसे कॉइन वाला मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने कॉइन डाल दिया, अब हम यहाँ से देख रहे हैं, अपने को दिख नहीं रहा है ये, क्योंकि ये रोक ले रहा है, समझ गए। हम इसमें जब पानी भरेंगे चीज़ें अपने को दिखती क्यों है, चीज़ें अपने को क्यों दिख रही है, पहला तो लाइट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, दूसरा तुम्हारी आँख, नहीं समझ पाए, लाइट होगी आँख खराब रहेगा तब भी नहीं दिखेगा। तो लाइट है, तो यहाँ पर लाइट है, आँख भी सही है, तो रेटिना पे बनती है इमेज, क्या बनती है, तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आई, समझ गए। अब लाइट डेंसर से कहाँ जाने लगती है, रेयर में, कहाँ जाने लगती है, डेंसर से रेयर में जाने लगती है। तो ये लाइट जाती है इधर, अवे टू नॉर्मल, किधर जाएगी, अवे टू नॉर्मल जाएगी इस साइड। अब ये इस कॉइन की इमेज बन गई यहाँ पर, तो आदमी का आराम से यहाँ से दिखने लगा उसको, नहीं समझ पाए, था नीचे लेकिन इमेज कहाँ बनी, ऊपर, समझ गए कि नहीं, इसलिए उसको दिख रहा है, किसको, जो भी देखने वाला बंदा है। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। देखो रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब देखे हो कि नहीं, 8th में दिखाया होगा ना, नहीं दिखाया, प्रियम, अच्छा नहीं दिखाया, इसका डायग्राम आ जाता है, इसका ये जो डायग्राम दिया है ना, इससे आसान डायग्राम हम बनाएंगे। ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब गुटके जैसा होगा, मोटा सा, तो हम ऐसे बना लेते हैं कि ये इसकी थिकनेस दिख रही है अपने को, क्या दिख रही है, मतलब ये ग्लास स्लैब है, ऐसे रखा है, नहीं समझे, अरे मोटा सा ग्लास स्लैब,
ये ऐसे रखा है, अब इससे तुम्हें लाइट पास करानी है क्या? तो ये प्रैक्टिकल भी स्कूल में करवाया जाएगा, एक्सपेरिमेंट। अब रे ऑफ लाइट आई, ये इंसिडेंट, अब ये नॉर्मल हो गई, ये इधर एयर है, क्या है, और ये ग्लास है। तब यहाँ नॉर्मल हो गई, तो बताओ लाइट किधर मुड़ेगी, अवे टू नॉर्मल कि टूवर्ड्स नॉर्मल? दो ही कंडीशन है, बताओ। अवे टू नॉर्मल है, टूवर्ड्स नॉर्मल? नींद आ रही तुम्हें? हाँ, अवे टू नॉर्मल मिलेगी, किधर मुड़ेगी? हाँ, टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी, किधर मुड़ेगी? सीधे निकलेगी, किधर? सीधे, किधर मुड़ेगी? टूवर्ड्स नॉर्मल। डेंसर है ना ग्लास, ग्लास क्या है? डेंसर, तो किधर मुड़ेगी? नॉर्मल की तरफ। ऐसे नहीं आया? एक मीडियम में लाइट स्ट्रेट ही चलेगी, लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, और ये मुड़ गई किधर? टूवर्ड्स नॉर्मल। नहीं आया? आया कि नहीं? ये नॉर्मल है, टूवर्ड्स नॉर्मल क्यों मिला, मुड़ा? क्यों मुड़ा? हाँ, अब यहाँ पर फिर आया, यहाँ बाउंड्री आई, यहाँ से लाइट फिर मुड़ेगी, किधर? अवे टू नॉर्मल। समझ गए कि नहीं? किधर मुड़ेगी? क्योंकि ये रेयर है। नहीं समझ पाए क्या? क्लास से फिर से आ रही है। तो बालक, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, यहाँ पे R1, यहाँ पर R2, यहाँ पर E, क्या? E। अब नाम रख दो, A, B, C, D। अब इसमें तुम्हें सब बताना पड़ेगा कौन क्या है। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? बताना पड़ेगा। जैसे ए बी क्या है? ए बी क्या है? ए बी क्या है? इंसिडेंट रे। लेबल करने के लिए भी आ जाता है कभी कभी वहाँ पर। बी सी क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। सी डी क्या है? इमर्जेंट रे। कौन सी? इमर्जेंट रे मतलब बाहर जो निकलते हैं। और आई क्या है? सबको पता है क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ई क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंट। और R1 क्या है? R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ गए? R2 भी R1 R2 के बराबर होगा। R1 किसके बराबर होगा? R2 के। समझ गए? R2 यहाँ पर इसका इंसिडेंट एंगल है। R1 क्या है? I1 के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ गए कि नहीं? इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। I बराबर हमेशा होता है किसके? E के। कभी कभी ये भी एक मार्क्स के लिए आ जाता है। समझ गए? I बराबर किसके रहता है? E के। इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के। किसके? ए बी पैरेलल होता है किसके? ए बी पैरेलल होता है सी डी के। ये भी फिक्स है। समझ गए? ये सब एक एक मार्क्स के कुछ भी आ जाता है। ठीक है? ऑब्जेक्टिव में ये सब छोटी छोटी चीज़ें आ जाती है।
डायग्राम आएगा बनाने के लिए, तुम्हें बनाना पड़ेगा, लेबल करना पड़ेगा। नहीं कर पाओगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया है। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्या है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो ग्लास स्लैब से लाइट आई, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यहाँ पर समझ गए कि नहीं? इसे कहते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं? डेविएशन हो गया। समझ गए कितना ये डेविएट हुआ है? डेविएट मतलब समझ रहे हो ना, अपने ओरिजिनल पाथ से कितना हट गया है। अब आ गया क्या? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके लॉ क्या हैं? सिंपल सादा, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है? नॉर्मल। ये रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है? रेयर मीडियम। और ये क्या है? डेंसर। अब यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पर आई, यहाँ पर आर। तो पहला लॉ जो है इसका, जो हम रिफ्लेक्शन में पढ़े थे वही है। जैसे क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट सेम पॉइंट, दिस पॉइंट कॉल इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंड लाइट सेम प्लेन। और तीनों क्या करेगा? एक ही प्लेन पर लाई करेगा। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? अरे जो पहला लॉ था रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या था? हाँ, क्या था? क्या था पहला? जाना चाहते हो तो? हाँ? तो पहले में क्या है कि नॉर्मल और क्या? इंसिडेंट रे एंड क्या? रिफ्रैक्टेड रे आर लाइज सेम प्लेन। क्या? सेम प्लेन and meet each other at a point। कैसा भी लिख दो सब सही है। समझ गए? नहीं समझे? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ये पहला है। दूसरा लॉ क्या है? अभी फिर से पूछूंगा मैं, जब तक याद नहीं होगा तब तक पूछूंगा। बताओ क्या है? चुप रहो, कल तक याद हो जाना चाहिए जितना हम लोग पढ़े हैं। नहीं समझ लेना। देखो दूसरा जो इसका लॉ है रिफ्रैक्शन का, वो स्नेल लॉ भी है, उसे स्नेल लॉ भी कहते हैं। ये है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। समझ गए? तो दूसरा क्या है? रेशियो ऑफ साइन, ये कौन सा वाला साइन है? मैथ्स वाला। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज कांस्टेंट। ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट called refractive index, refractive index of मीडियम, ये रहेगा। और इसी लॉ को हम लोग कहते हैं, ये लॉ का एक नाम और है, इसी लॉ को, दिस लॉ मतलब सेकेंड लॉ, स्नेल लॉ। कौन सी लॉ? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का स्नेल लॉ कहलाएगा। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? तो ये अपने को पता रहना चाहिए कि ये क्या है। साइन ऑफ, मतलब ये एक तरह का रेशियो है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, याद हो गया ना तुम्हें? एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा क्या रहेगा? एक कांस्टेंट। क्या रहेगा? एक कांस्टेंट रहेगा। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? अब उसके बाद ये लिखना है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये अगर पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, तो इसको लिखते हैं 2 1। क्या लिखते हैं? 2 1 साइन आई बाई साइन आर। और यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है? N21 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो यही N21 जो है, N21 ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। किसका है? सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट से सेकेंड मीडियम का क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21। समझ गए? ये याद रहना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्पीड के हिसाब से भी बताए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 बराबर होता है V1 बाई V2। क्या? V1 बाई V2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ध्यान से समझ लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में नहीं आता है, ये ऐसा है। ठीक है? अब इसी को कह देते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई पूछे तो क्या कहोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस है। समझ गए? रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स जो है ये यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है, रेशियो है, क्या है, रेशियो है। साइन आई बाई साइन आर से निकाल सकते हैं, या स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन सेकेंड मीडियम। इफ फर्स्ट मीडियम एयर हो, क्या हो, एयर हो, अगर पहला मीडियम हवा हो तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, इंडेक्स बन जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अगर लाइट एयर से मीडियम में आ रही, किससे आ रही है, एयर से किसी मीडियम में आ रही है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का बन जाता है। क्या बन जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड उतनी कम होगी, लाइट उतना ज़्यादा बेंड होगा, लाइट उतना ज़्यादा बेंड होगा टूवर्ड्स नॉर्मल। समझ गए कि नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो लाइट बेंड होने की टेंडेंसी ज़्यादा है नॉर्मल की तरफ। समझ गए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा कब, कब बनेगा, जब पहला मीडियम क्या हो, एयर। अगर लाइट किससे आ रही है, लाइट पास हो रही है किससे, एयर टू अनदर मीडियम। समझ गए कि नहीं। तभी के लिए है, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहेंगे हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये याद रखना। समझ गए। नहीं पता चला आ गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या कहने का मतलब है। तो मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एन, यहाँ पर जैसे कोई चीज़ इधर आ रही है, इधर है एयर, लाइट आ रही है एयर टू वाटर, वाटर आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वाटर और एयर। तो एयर, लाइट की स्पीड इन एयर में या वैक्यूम में, एयर या फिर हम लोग क्या लिख लें, एयर की जगह हम वैक्यूम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाँ वैक्यूम भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात सेम है क्योंकि लगभग बराबर ही होता है दोनों में। वैक्यूम में लाइट की स्पीड या एयर में लाइट की स्पीड अपॉन लाइट की स्पीड मीडियम में वाटर में, ये दोनों को रेशियो के बराबर हो जाएगा। यहाँ ये इसकी स्पीड फिक्स है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन कहाँ पर, वैक्यूम में, कहाँ पर, वैक्यूम में। और ये फिक्स होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड फिक्स है। ये बस वहाँ रख देंगे, जिसकी मीडियम में तुम्हें स्पीड चाहिए वो स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम निकाल लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का फिक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का फिक्स होता है। इसको हम केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ और यहाँ वाटर में स्पीड VW क्या है पता है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। नहीं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टीचर बताते बताते थक जाता है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं, पता नहीं कैसे नहीं समझ पाते हैं, जबकि है बहुत ईजी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब तुम क्या समझे, ऐसे दे दिया तुम्हें कहेगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लाइट, वाटर, लाइट पास हो रही है कहाँ से, वाटर
टू ग्लास। कहाँ जा रही है? वाटर से ग्लास में जा रही है, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ग्लास का। किसका है? ग्लास। विथ रिस्पेक्ट टू किसके? वाटर के। वाटर के रिस्पेक्ट में, वहाँ दिया रहेगा पेपर में, समझ गए? वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर आ गया N12, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? फर्स्ट मीडियम का। किसका है? सब चीज़ें बुक में थोड़ी नहीं मिलेगी। रिफ्रैक्टिव तुम्हें सोचना भी तो पड़ेगा कुछ। इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ऐसा, समझ गए? ये चीज़ें रहेगी तो देखते ही तुम्हें पता चल जाना चाहिए। देखो अब आगे दिया हुआ है यहाँ पर एक टेबल, देखो बुक में दिया है। बुक में एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल में तुम ये देखो, एयर का देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.0003 लगभग 1 है एयर का। नहीं समझ पाए? सबसे ज़्यादा किसका है? डायमंड का। सबसे ज़्यादा किसका है? डायमंड का। अब तुमसे सवाल पूछे डायमंड का, याद रख लेना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.43, इसको तो याद ही रखना है अपने को, ठीक है? 42, इसको तो याद रख लेना है, समझ गए? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक सबसे ज़्यादा है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होने की वजह से डायमंड में लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होती है। डायमंड में लाइट क्या होती है? सबसे ज़्यादा बेंड होने की वजह से डायमंड बहुत ज़्यादा चमकता है। देखो डायमंड के चमकने का कारण क्या है इतना, समझ गए? तो डायमंड में जो भी लाइट जाती है, समझ गए? जो भी लाइट डायमंड में जाएगी यहाँ से, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज़्यादा होता है कि लाइट को बेंड कर देता है। इधर से आता है न, इधर भी लाइट बेंड हो जाती है। यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो लाइट फिर से इधर से निकल के आने लगती है, जिसकी वजह से वो लाइट जाती है और वहीं से वापस आ जाती है, जिसकी वजह से अपने को चमकते हुए दिखाई देती है। समझ गए कि नहीं? तो रिफ्रैक्टिव अगर आएगा पेपर में कि डायमंड इतना ज़्यादा चमकता क्यों है, तो क्या लिखोगे? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बहुत ही ज़्यादा। इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए डायमंड ऐसा चमकता है। बस ख़त्म। इधर क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन में देखो, वहाँ पे सवाल है, मैं कह रहा था ना सवाल ऐसे आएगा। देखो, एक रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एयर एंटर, कहाँ? वाटर में। किस में जा रही है? वाटर में जा रही है। डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे टू नॉर्मल, और वाई पूछा है क्यों? बेंड होगी अवे टू नॉर्मल कि टूवर्ड्स, ये मैं बता चुका हूँ। एयर है, इधर क्या है? वाटर है। ये पहला क्वेश्चन दिया है। अब एयर से अगर वाटर में आ रहा है तो लाइट किधर बेंड होगी? टूवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि वाटर डेंसर है। क्या है? क्यों? क्योंकि वाटर ऑप्टिकली डेंसर है। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन खत्म, 2 मार्क्स का। नहीं आया? आ गया? किधर बेंड होगी? टूवर्ड्स नॉर्मल। क्यों बेंड होगी? क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर है वाटर। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के। और बढ़ा के लिखना है तो ये लिख दोगे, ऑप्टिकली डेंसर है वाटर, इस देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लेस देन होगी किससे? एयर से, इसलिए ये इधर बेंड हो रही है। आया कि नहीं आया? कर लोगे? सेकंड देखो,
अभी प्रेम करवाऊंगा मैं तुमसे, अभी खेल रहे हो। सेकेंड, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ये जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ टेबल में दिया हुआ है ना, सब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है। तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होने की वजह से, समझ गए, किसका, वैक्यूम की मतलब रिस्पेक्ट में होने की वजह से ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबका। कौन सा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, इसको कोई नहीं बदल सकता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदलेगा, फिक्स है सबका। यहाँ जितना दिया है ना कोई चेंज नहीं कर सकता, सबका क्या है, फिक्स है, ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट। देखो दूसरा जो दिया है सवाल, कह रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, ग्लास का, मतलब ये ग्लास का, और तुम देखो किसके रिस्पेक्ट में दिया है ये, एयर के, किसके, एयर के रिस्पेक्ट में, मतलब ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में हो गया, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ लिखेंगे ये क्या है, सी क्या बताया था मैंने, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और यहाँ पे ग्लास की स्पीड लिख देते हैं। ये अपने को दिया है, ये अपने को दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना, 1.5। सी कितना होता है, 3 इंटू ग्लास में लाइट की स्पीड पूछा है, नहीं समझे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ, क्या कर क्या रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझने की कोशिश करो, नहीं सवाल कर नहीं पाओगे वाला। तो वी जी इक्वल टू 3 इंटू 10⁸, 1.5 से कटेगा 2 आ जाएगा। तो मतलब ग्लास में स्पीड कितनी हो गई, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट हो गई, समझ गए। अब देखो कह रहा है थर्ड, देखो थर्ड कह रहा है फाइंड आउट टेबल, टेबल देखो और उसमें बताओ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, ऑप्टिकली डेंसर है, देखो ऑप्टिकली डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब सीधे सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड, क्या, स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा रहेगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, कम, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, कम रहेगी, याद रखना, समझ गए। जो ज़्यादा डेंसिटी रहेगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम रहेगी। इसमें पूछा है किसकी, कौन ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, डायमंड, समझ गए कि नहीं। लोएस्ट किसका है, एयर का, ख़त्म। देखो ये है केरोसिन, और क्या है, टर्पेंटाइन एंड वाटर। टेबल में देखकर बताओ लाइट सबसे ज़्यादा किस में तेज चलेगी, बताओ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा लाइट उसमें सबसे तेज चलेगी, समझ गए ना। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, देखो वाटर का है, वाटर का सबसे कम है ना, तो वाटर में सबसे फास्ट लाइट चलेगी, समझ गए। और पूछा है क्यों, वह टेबल वो तो देख के बता दोगे। करा डायमंड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज़्यादा होने में मतलब जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ क्या लिखेंगे, डायमंड में स्पीड, समझ गए कि नहीं। तो डायमंड में लाइट की जो स्पीड रहेगी ये डी, तो एन डी की जगह कितना लिख सकते हैं, 2.24, समझ गए कि नहीं। और 3 इंटू 10⁸, मतलब 1/2.24 टाइम स्पीड कम रहेगी, किसमें, डायमंड में, किसकी, लाइट की, किसकी, लाइट की। मतलब डायमंड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
अब अगला टॉपिक हम कल करेंगे, लेकिन पढ़ कर आना, वो नहीं पढ़